नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर इलाके में ममता बनर्जी ने जब रैली की तो वहां पर राजनीतिक प्रभाव माना जाता है शुभेंदु अधिकारी का, लेकिन ना सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो कुशासन कर रही है वो सहन नहीं करेंगी, भले ही उन्हें जेल क्यों ना जाना पड़े। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को जो लेकर सस्पेंस है वो खत्म नहीं हो रहा है बंगाल के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अधिकारी परिवार ने वहां पर रैली के अंदर दूरियां बनाए रखी ममता बनर्जी से, तो इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, ये सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2-3 दिनों के अंदर ये सस्पेंस के ऊपर से पर्दा हट जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब कलकत्ता पहुंचने वाले हैं जी। और अधिकारी साहब भी, शुभेंदु अधिकारी भी वहां से, जो पश्चिमी मिदनापुर में जब रैली हो रही थी तो वो एक ब्लैक कार से जो है वो एसयूवी से वो कलकत्ता के लिए निकल गए और कलकत्ता में ही बताया जा रहा है कि साउथ कलकत्ता में इनकी दोनों की मुलाकात होने वाली है। वहीं पे फाइनल फैसला होगा और उसके बाद जो फैसला सामने आएगा वो दोनों में से कोई भी फैसला, आदर वो बीजेपी में ज्वाइन करें या फिर अपनी अलग पार्टी बनाए, वो दोनों ही फैसले ऐसे होंगे जो ममता बनर्जी के लिए बहुत ही घातक होने वाले हैं जी। और आपने रैली की बात की। ममता बनर्जी रैली करके यह बताने की कोशिश कर रही थी कि शुभेंदु अधिकारी के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं आपको इस सिचुएशन को समझने के लिए कुछ इसका बैकग्राउंड में दे दूं। शुभेंदु अधिकारी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं जी। उनके परिवार में 2-2 एमपीज भी हैं, ये एमएलए हैं और अभी वर्तमान में कुछ दिनों तक ये ममता बनर्जी के कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर भी थे। और इस परिवार का जो वर्चस्व माना जाता है कि 8-10 जिलों में इनका एक बेस है। तो पहली बात ये कि जब शुभेंदु अधिकारी से निगोशिएशंस की बात चल रही थी तो आपको याद होगा हमने एक खबर दी थी कि प्रशांत किशोर शुभेंदु अधिकारी से मिलने आए थे। जी बिल्कुल। और वो मिलने के लिए आए, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। तो प्रशांत किशोर शुभेंदु अधिकारी के फादर से, जो एक एमपी हैं, उनसे मिलके वापस गए थे और ये बयान दिलवाया था कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर एक मीटिंग और हुई जिसमें अभिषेक बनर्जी के साथ और प्रशांत किशोर के साथ शुभेंदु अधिकारी की बैठक हुई, जिसके बाद ये खबर फैला दी गई कि सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया है और वो टीएमसी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। 1 घंटे के बाद शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आ गया कि अब इस पार्टी में बैठ करके एक साथ काम नहीं किया जा सकता है। तो ये जो इलाका है तृणमूल के गढ़ के रूप में माना जाता था अभी तक, और उसकी वजह क्या है? शुभेंदु अधिकारी, ये परिवार। तो ममता बनर्जी के हाथ से ये जब निकल रहा है तो ममता बनर्जी ने अपने आप को फिर से रिपोजिशन करने के लिए कि भाई उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उन्होंने वहां पे रैली की जी। अब जब रैली की तो उन्हें यह उम्मीद थी कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बागी हो गया है, बाकी उसके पिता और उसके भाई और जो पूरा जो परिवार है वो अभी भी तृणमूल के साथ है। लेकिन ममता बनर्जी को यहां झटका लग गया। झटका ये लगा कि उसके परिवार से कोई शख्स नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, जिस वक्त वो भाषण दे रही थी उस वक्त अधिकारी साहब का ऑफिस का भी इनॉग्रेशन चल रहा था जी। अब इससे 2 संकेत। पहली बात ये कि शुभेंदु अधिकारी और ये परिवार, क्या बीजेपी से इनकी बात नहीं बनती है? वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ये इनका निगोशिएशन बीजेपी के साथ चल रहा है जी। और अगर ये निगोशिएशन नहीं हो पाता है तो वो
अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। और दोनों ही केस में ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल का जो है सौदा होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी अब धीरे धीरे अकेली पड़ रही है। उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, और जो पिछले 3 महीनों में जो पॉलिटिकल गतिविधियां हुई हैं उसमें ममता बनर्जी ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को, वामपंथियों को दरकिनार कर दिया गया। और इसलिए आज एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि बहुत ही खराब किस्म का बयान कांग्रेस पार्टी के जो बंगाल के जो चीफ है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दिया गया कि ममता बनर्जी को लगता है कि उनको लश्कर तौबा तो आईसीएस और अलकायदा वाले वोट देंगे। अब आप समझिए कि किस पोजीशन से अधीर रंजन चौधरी आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी वो बात कह रहे हैं जो अब तक तो बीजेपी भी नहीं कही, कि भाई आप जो है आप मुसलमानों के वोट के लिए आप इतना ज्यादा प्रो मुस्लिम हो गए, इतना अपीजमेंट में आप ऊपर से लेकर नीचे तक डूब चुकी हैं कि ममता बनर्जी को लगता है कि उनको वोट देने के लिए अलकायदा वाले आएंगे, आईएसआईएस वाले आएंगे, या आतंकी आएंगे, लश्कर तौबा वाले आएंगे। तो अब आप देखिए कि ये जब इस तरह का वार्तालाप राजनीति में हो रहा है, वो खास करके पोटेंशियल एंटी बीजेपी पार्टीज के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अब तय कर लिया है जी कि वो ममता के साथ अब वो नहीं जाएंगे जी। अब ममता के साथ वो नहीं जाएंगे तो उसका मतलब है कि एक अलग धरा बन रहा है। कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों के बीच सुलह होगा या नहीं होगा। अगर सुलह होता है, अगर कोई गठबंधन बन जाता है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वामपंथियों के साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़ा, क्या वो स्थिति बंगाल में बनती है? तो अगर वो स्थिति बनती है तो ये एक बढ़िया मजबूत ब्लॉक बन जाएगा, जिससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो फाइट है वो ट्रायंगुलर हो जाएगा जी। जब ट्रायंगुलर फाइट होगा, इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और वामपंथी को तो वही वोट मिलेगा जो वोट बीजेपी का नहीं है। एंटी बीजेपी वोटर्स ही उनको जाकर के वोट देंगे। ममता को जो हटाना चाहते हैं वो उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ममता को हटाना है तो बीजेपी इज द ऑप्शन। लेकिन जो बीजेपी का जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, खास करके मुस्लिम्स जी, और मैं आपको बता दूं ये जो मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, ये मालदा का जो इलाका है, ये ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी 2014 में चुनाव जब स्वीप की तो 4 सीटें अपोजिशन के पास गया था, जिसमें 2 सीटें वामपंथियों के पास और 2 सीटें कांग्रेस के पास। ये चारों के चारों सीट्स, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, मोहम्मद सलीम हो, ये सारे लोग वो जीतते ही हैं मुस्लिम बहुल इलाके से जी। तो इसका मतलब है कि एक डेंट जो है सीधे सीधी, अगर ये लोग एक गठबंधन बना कर लड़ते हैं तो अगर जीते भी नहीं तो कम से कम वो 30-35 सीटों के ऊपर टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है जी। अब एक और मुसीबत ममता बनर्जी ने मोल लिया है। मैं देख रहा था वहां के लोकल अखबारों को, जिस तरीके से लोग कम आंक रहे हैं ओवैसी को। बंगाल में वैसी स्थिति है नहीं। बंगाल में वो ठीक वैसी ही स्थिति में है जिस तरीके से वो बिल्कुल इस सीमांचल, बिहार सीमांचल में जिस तरह से लोगों को, खास करके यूथ्स को ओवैसी ने मोबिलाइज किया था, मुस्लिम यूथ्स को, उसी तरीके से बंगाल में भी वो मोबिलाइज करने में कामयाब रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी जो समीकरण दिख रहा है उसमें हर जगह पे तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी नजर आ रही है जी, बिल्कुल, है ना। और जो लोग एंटी टीएमसी हैं, जो 10 साल में दिक्कत क्या है सबसे बड़ी ममता बनर्जी की, कि 10 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं। किसी शहर में,
कलकत्ता में, पुरुलिया में, दार्जिलिंग, कहीं कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नाम का कोई चीज नहीं। अभी हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं कि किस किस तरीके से, किस किस योजनाओं में ममता की सरकार ने पिछले 10 सालों में बंटाधार कर दिया। केंद्र का पैसा आता है, 1 रुपए ये लोग खर्च नहीं करते, सबका सब वापस चला जाता है। क्यों? कि मोदी सरकार की योजना को अगर हम लागू कराएंगे तो लोग बोलेंगे भाई केंद्र सरकार का योजना है, तो उनको घुसने ही मत दो। और आपने कौन कौन सी योजना चलाई? तो आपने योजना चला दी कि भाई जो मदरसा में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको जो है आपने तनख्वाह बढ़ा दिया, उसको तरह तरह की चीज़ें आप उसको कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी की हैं कि जिससे लोग नाराज हैं। विकास हुआ नहीं, नौकरी दे नहीं पाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, किसानी में कोई बदलाव नहीं। तो ये सारे सवालों का जवाब देने का समय अब आ गया है। और इसीलिए कि चूंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए टीएमसी के जो लीडर्स हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसलिए वो वहां पे इससे कह सकते हैं कि भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लम एरिया है। और मनीष जी, एक और बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा है कि वो महात्मा गांधी के हत्यारों के आगे कभी नहीं झुकेंगी। इसके क्या मायने हैं? अरे देखिए, ये ममता बनर्जी जो है वो अलग अलग तरह का बयान दे रही है। जैसे मिदनापुर के जो रैली हुई, उस रैली में वो बोल रही है कि हमारा जो टीएमसी सबसे ईमानदार पार्टी है। अब लोग हंसेंगे, अब इससे बड़ा जोक क्या होगा। वो बोले कि बहुत ईमानदार पार्टी है और ये टीएमसी वो पार्टी नहीं है कि जहाँ पैसे देकर के हमारे लीडर्स को तोड़ दें। लोग भागे जा रहे हैं, टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। जो भाग रहे हैं वो खुद ही ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया, और जो भाग रहे हैं वो बता रहे हैं कि सब तो बेईमान पार्टी तुम हो। तो ये अब आप देखिए कि किस तरीके से, एक तो ममता बनर्जी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको इतना ज़्यादा सेटबैक लगातार जो पड़ रहा है जी, वो समझ नहीं पा रही कि उनको क्या कहना है। अब गांधी जी के हत्यारे कौन हैं भाई? गांधी जी के हत्यारे हैं कौन? और गांधी जी से अचानक आपको इतना प्रेम आ गया? अभी तो वहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से गुलाम अली का कार्यक्रम कब आप करवाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे आपने अपनी सारी मर्यादा को जो ताक पे रख दिया, और ऐसे में आपको अटैक करना है तो सिर्फ आप बस इतना ही अटैक कर पा रहे हैं कि भाई कि वहाँ हम घुसने नहीं देंगे, गुजरात नहीं बनने देंगे। अब भाई बंगाल कभी गुजरात नहीं बन सकता और कई मायने में गुजरात नहीं बन सकता। लेकिन ये सारे सवाल अगर आप उठाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बंगाल की जनता को बताने के लिए आपके पास एक भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि ये हमने 10 साल में किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये सब तो नंदीग्राम, ये जो अधिकारी ब्रदर्स और ये सब सारे लोग हैं, ये लोग तो नंदीग्राम और सिंगूर का जो आंदोलन हुआ था उससे ये लोग जुड़े हुए थे। मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जिस मुद्दे की वजह से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन पाई, वामपंथियों को आपने खदेड़ दिया, उस नंदीग्राम और सिंगूर का हालत क्या है? क्या वहां के लोगों का कम से कम आउट ऑफ कर्टसी भी कम से कम मुलायम सिंह से पूछ लिया होता कि जहां से उनकी कंस्टिट्यूंसी, जहां से वो हमेशा जीतते हैं, जिस वजह से वो इतना दूर तक राजनीति में आए जी, सफाई का क्या से क्या कर दिया, बदल दिया उसकी पूरी तकदीर को। आपने सिंगूर और नंदीग्राम के लिए क्या किया? 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। वहां के लोग बोलते कि तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। चीफ मिनिस्टर बन गई, 10 साल के लिए सो गई, पता नहीं वो कभी उधर गई भी या नहीं गई। आपने किसान के प्रॉब्लम को कि भाई टाटा आ जाएगा तो ये आ जाएगा तो वो आ जाएगा, नैनो आ जाएगा, आपने तमाशा क्रिएट किया और उसके बाद आप अपनी मंजिल पे तो पहुंच गई, लेकिन उन लोगों को जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। तो अब इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? जवाब नहीं है तो आप वही कि नाथूराम गोडसे की पार्टी से हम डरने वाले नहीं हैं, मुझको जेल में डाल दो।
जैसे कि आपने यहाँ पे जेल का जिक्र किया है, तो जेल जाने की बात तो वो बार बार कर रही हैं। शुरू में उन्होंने कहा था कि वो जेल में भी जाएंगी तो भी वो सुनिश्चित कर देंगी टीएमसी की जीत, और अब वो ये कह रही है कि बीजेपी का जो कुशासन है वो सहन नहीं करेंगी, चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। कुशासन तो बंगाल में इट इज रिटन ऑन द वॉल। जिस तरीके से वहां पे पुलिस सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है, देखिए किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स दिन दहाड़े। और कई लोग, मैं तो बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से मैं बात करता हूं बंगाल में, इन लोगों का साफ साफ मानना है कि अगर यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, लोगों की जान बचानी है टीएमसी के गुंडों से, तो यहां पे तो आपको जो पुलिस सिस्टम है, जो आईपीएस ऑफिसर्स है, इन लोगों को तो साइड में बिठा देना होगा, क्योंकि ये खाकी वर्दी नहीं पहने हुए हैं, ये भारत और देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये टीएमसी के एजेंट्स वहां बने हुए हैं। और इसलिए सारे लोगों का ये कहना है कि यहां पे अगर साफ सुथरा इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन कमीशन के हाथ आप सेंट्रल फोर्सेस दे दें। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से डिप्लॉय करे, अपने हिसाब से वहां पे ऑब्जर्वर रखे, अपने हिसाब से वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर, बंगाल का नहीं, बंगाल से बाहर के लोगों को बुला करके आप वहां पे बिठा करके उससे आप इलेक्शन करवाएं, तो लोगों की जान कम से कम बचेगी, मारपीट नहीं होगा, बमबारी नहीं होगी, लोग मरेंगे नहीं। अदरवाइज ममता बनर्जी के हाथ से जो सत्ता जा रही है, जिस तरीके से टीएमसी पिछड़ रही है, ये आगे आने वाले दिनों में जो कह सकते हैं कि कोहराम मचा के रख देंगे ये लोग। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स जो है बंगाल के अंदर में होने वाला है, लोगों को यही डर सता रहा है जी। और इसके लिए केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या आप इस व्यवस्था में आप रोज जहाँ पे मर्डर्स हो रहे हो, पॉलिटिकल मर्डर्स, तो ये इस पे भी जो है केंद्र सरकार को उस पर दिमाग लगाना चाहिए। जी। और मनीष जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार खुद ही जिक्र करती हैं बंगाली और बाहरी का, लेकिन अब वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह रही हैं कि हम बंगाली गैर बंगाली राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करते। ममता बनर्जी अभी क्या क्या बोलने वाली है ये उनको खुद पता नहीं है। अब ममता बनर्जी ये कह रही कि भाई हिंदू मुसलमान की राजनीति हम नहीं करते। अगर आप ये राजनीति नहीं कर रहे थे फिर बंगाल में कोई दिक्कत ही नहीं होता, बंगाल में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता। क्या ममता बनर्जी की सरकार ने उन हैवानों को पनिश किया? क्या उनके खिलाफ एफआईआर तक हुई? क्या उन्हें जेल तक में डाला गया? जिन लोगों ने पिछले 2-3 सालों में हर बार कहीं न कहीं सरस्वती पूजा के दौरान मूर्तियों को तोड़ देते हैं, वहां के स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं होने देना है इसके लिए दंगा भड़का देते हैं, कई सारे जगहों में देवी दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा गया, किसी को पनिशमेंट मिला? ममता बनर्जी के कहने से ये थोड़ी चल जाएगा। क्या हम हिंदू मुसलमान नहीं करते? आपकी जो सरकार की जो लाइन है वहां हिंदुओं को लगता है कि वो वहां सेफ नहीं है, एंटी हिंदू पॉलिसीज पे आप काम कर रही हैं। ये लोगों के घर में बैठा हुआ है, आप भाषण देते रहें जो आपको देना है। क्या हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, बाहरी और गैर बाहरी नहीं करते? अभी एनआरसी का मसला आएगा सामने, देखिएगा फिर किस तरीके से ममता बनर्जी तांडव करती है कलकत्ता के अंदर, किस तरीके से वो पागल बना देंगी सबको। क्यों? क्योंकि ये जो वोट बैंक के ऊपर जब कुठाराघात लाठी चलता है, तो ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो लीडर्स होते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हें ही होती है। जैसे लोग अगर विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं देते हैं, जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं जी, तो सबसे ज्यादा नुकसान ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों को होती है, जो कास्ट पार्टीज बनी हुई, जो मुसलमान को एक वोट बैंक बना करके उनको बेवकूफ बना करके जो है। अभी बंगाल में आप चलिए भाई 10 साल आपकी सरकार रही, मुसलमानों के लिए आपने बहुत कुछ किया, लोग फिर भी आपको झेल जाते। अगर मुसलमानों की भी कुछ तरक्की हुई होती, बिल्कुल, बंगाल का मुसलमान देश का सबसे गरीब मुसलमान है, तो आप न 3 में है न 13 में है। जिसको कहते हैं ना कि भाई आप मुस्लिम अपीजमेंट के लिए बदनाम भी हो गई और मुसलमानों के लिए कुछ किया भी नहीं।
कम से कम उस 28% के लोगों को अगर उनकी आर्थिक स्थिति, उनका स्टेटस, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, ये सारे इंडिकेटर्स अगर आप बेहतर करने में सक्सेसफुल होती तो कम से कम लोग ये कहते कि चलो भाई मुसलमानों को वोट तो लेती है तो कम से कम उनके लिए कुछ सेवा भी करती है। लेकिन यहां तो सिर्फ धोखाधड़ी का मसला है, पूरा धोखाधड़ी है। तो ये कब तक चलता रहेगा? और किसी भी राज्य के लिए, मैं ये सबके लिए कहता हूं जी कि किसी भी राज्य के लिए अगर उसको विकास की राह पे चलना है, अगर चीज़ों को बेहतर करना है जी, तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सरकार को 10 साल का समय दें। बिल्कुल। उसके बाद रोटी को जो है पलटना ज़रूरी है। अच्छी रोटी तभी बनती है जब आप उसको पलटते हैं जी। और जब तक आप पलटे नहीं, बंगाल की दिक्कत यही रही। 35 साल आपने वामपंथियों को सिर पर बिठा लिया, गर्त में चला गया ये पूरा राज्य। आप देखिए बहुत सारे राज्य जो पीछे थे कहां से कहां निकल गए जी। बंगाल जो है इसी चक्कर में फंसा रहा। तो अब दूसरा जो है, एक तो भस्मासुर आपने 35 साल बिठा के रखा, अब दूसरा भस्मासुर तैयार करके आप जो है 10 साल बिठा के रख चुके। तो ये इट इज टाइम फॉर अ चेंज। और हर राज्य में जहां जहां कहीं भी इस तरह के जो बैठे हुए हैं बिल्कुल नाक बन करके ऊपर कुंडली मार करके जो पार्टियां बैठी हुई हैं, उन पार्टियों को बाकायदा आप अपोजिशन में भी डालिए। जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है लगातार वो एक राज्य के ऊपर जो है वो सरकार चलाती रहे। तो ये सारी चीजें बंगाल की जनता को फैसला करना है। तो मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर मनीष ने कहा कि ममता बनर्जी ना तो 3 में है ना ही 13 में है। वो ना तो कुशासन करती हैं, बेईमानी वो करती नहीं है, वो मुस्लिम हिंदू की राजनीति नहीं करती, वो बंगाली गैर बंगाली की राजनीति नहीं करती। इसके साथ साथ डेवलपमेंट्स के नाम पर गिनाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी सरकार करती क्या है और इन 10 सालों में उन्होंने किया क्या है जिसके बेसिस पर वो आने वाले इलेक्शन में जनता से वोट मांगेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।